एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को कुछ इंग्लिश के जोन से करवाऊँगी और इंग्लिश में मैं आपको करवाऊँगी आज हमारी बेसिकली स्पीच राइटिंग, डिबेट राइटिंग, इनका क्या फॉर्मेट होता है। उसके साथ मैं आपको बताऊँगी कई बच्चों के सबसे बिगेस्ट डाउट्स इंग्लिश में होते हैं कि मैम हमें फैक्चुअल पैराग्राफ्स तो आ जाते हैं, मतलब वो पैराग्राफ्स जिसमें आपके क्वेश्चंस होते हैं, या द पैराग्राफ इन विच यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चंस इन इट, वो तो हमें आ जाते हैं। लेकिन हमें वो नहीं आते जैसे अनसीन पोइट्री होती है या जिनमें MCQs टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। वी डोंट नो हाउ टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस, हमें वो नहीं आते। तो सब बच्चे यही कहते हैं, तो मैंने सोचा चलो आज बच्चों के डाउट क्लियर कर देती हूँ। और उसमें मैं आज आपको बताऊँगी कि हाउ ये व्हाट इज़ द प्रोसीजर और व्हाट इज़ द टिप्स यू हैव टू कंसीडर, यू हैव टू फॉलो for solving the questions out of the comprehension which is there in unseen part. Means today I will tell you the tips how you should solve unseen poetry, unseen comprehension, so that you can be able to earn your best score in your examination, as well as I will also give you the tips in order to write the speech. How to write the speech, because there are different marks of speeches, like in some school the speeches of 10 marks, of 6 marks, 8 marks, and minimum of 5 marks. And if we consider the minimum bar also, then 5 marks is also not less, students, so we should not deduct our these marks. Okay, so here we go, let's proceed with our video. तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पीच। स्पीच का स्ट्रक्चर क्या होता है। मीन्स जैसे आपका लेटर का फॉर्मेट होता है, वैसे बेसिकली आपको कई टीचर्स बताएंगे कि बच्चों इंग्लिश में स्पीच का, डिबेट का कोई फॉर्मेट नहीं होता। ऑल्दो दे आर ऑल्सो करेक्ट, आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रही वो गलत है, बट बीइंग अ टीचर I will provide you each and everything in detail, in depth, so that you don't have to confuse even in a single point also. मैं आपको हर एक पॉइंट डेप्थ में समझाऊंगी, तो मैं आपको उसका पॉइंट्स भी बताऊंगी कि कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं या क्या स्ट्रक्चर होता है। सो स्टूडेंट्स, स्पीच राइटिंग का सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है हमारा हेडलाइन, फिर बायलाइन, फिर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, फिर फर्दर डिटेल्स, फिर हाइलाइट्स और फिर फ्यूचर कोड्स। दोबारा देखो, राइट, नोट डाउन इन योर नोटबुक आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले 3 और 2 5 इसके पार्ट होते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है हेडलाइन, बायलाइन, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, फर्दर डिटेल्स, हाइलाइट्स या फ्यूचर कोड्स। अब लेट मी एक्सप्लेन यू कि आखिर ये सब होते क्या है। देखो, हेडलाइन हमारा बेसिकली टाइटल होता है ना, कि आपका जैसे जंक फूड होगा, जैसे यही देख लेते हैं, इंडियन करी प्लानट फूड इंडिया, इसका टॉपिक ये है। आपका जो भी टॉपिक होता है, देखो नोट मेकिंग में तो आपको टॉपिक या टाइटल खुद निकालना पड़ता है, बट इसमें आपको खुद नहीं निकालना पड़ता। यू नीड नॉट हैव टू फाइंड आउट दैम फ्रॉम योर आंसर, आपको निकालना नहीं पड़ता। जो आपका क्वेश्चन आता है उसमें आपका ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आता है दैट यू हैव टू राइट डाउन द स्पीच फॉर दिस टॉपिक। बस जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हो आप उसे हेडलाइंस में लिख देना, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो हेडलाइंस होगी, जो आपका टाइटल होगा, उसे अंडरलाइन करना इज़ कंपलसरी। आप उसे अंडरलाइन करना सो दैट सबकी नज़रें एक ही बार में पता चल जाएगी कि आपका जो स्पीच है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। समझ गए स्टूडेंट्स? तो हेडलाइन और टाइटल इज़ योर फर्स्ट स्टेप इन विच यू हैव टू अंडरलाइन योर टॉपिक सो दैट इट बिकम्स हाईलाइटेड। समझ गए? फिर उसके बाद हमारी सेकंड होती है, वो होती है हमारी बायलाइन। बायलाइन का क्या मतलब होता है बेसिकली बच्चों? बायलाइन का मतलब होता है कौन लिख रहा है, हु इज़ राइटिंग द स्पीच। इफ़ आई एम राइटिंग द स्पीच तो मेरा नाम आ जाएगा, इफ़ यू आर राइटिंग द स्पीच तो आपका नाम आ जाएगा। अब इस बात में एक सवाल पैदा होता है कि नाम हम अपना लिखें या जो पेपर में आया हुआ है वो लिखें। तो स्टूडेंट्स, द सिंपल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट वॉट एवर नेम इज गिवन इन योर पेपर, क्वेश्चन पेपर, राइट डाउन द नेम दैट ओनली। ऐसे लिखा होता है यू आर राम ऑब्लिक रानी, है ना। तो जो गर्ल्स होती है वो सारे रानी लिखेगी, जो सारे बॉयज़ होते हैं वो राम लिखेगी। यू नीड नॉट हैव टू मेंशन योर नेम, आपको अपना नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नाम आपके क्वेश्चन पेपर में गिवन हो आप उसे लिख लेना, वो आपका बायलाइन हो जाएगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? गुड। अब
थर्ड इसमें हो जाता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या होता है, इसमें आपको इंट्रोड्यूस करना होता है टॉपिक का, दैट यू आर राइटिंग अ टॉपिक, सो व्हाट इज देयर इन योर माइंड, आपके दिमाग में क्या है, व्हाट इज योर बेसिक फंडामेंटल या व्हाट इज योर बेसिक अजम्पशन और टॉपिक, दैट वाई आर यू राइटिंग दैट, आप अपना टॉपिक क्यों लिख रहे हो, इंट्रोड्यूस करो, मतलब टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन दो। जैसे कहते हैं ना कि इफ़ आई एम राइटिंग अ टॉपिक ऑन चाइल्ड लेबर, तो आई शुड राइट दैट चाइल्ड लेबर इज़ वन ऑफ द कर्ज फॉर अवर इंडियन इकोनॉमी। By child labor, the students, the children of our country cannot able to get the proper education, so it is very harmful। तो मैं स्टार्टिंग करूँगी, समझ गए स्टूडेंट्स। फिर आते हैं आपके फर्दर डिटेल्स। फर्दर डिटेल्स में आप ये मान लो थोड़ा आपका टॉपिक एक्सटेंशन हो जाता है। टॉपिक एक्सटेंशन मतलब जो आप लिख रहे हो उसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, दैट पहले में तो आपने इंट्रोड्यूस किया, सेकंड में आप उसकी प्रॉब्लम, जैसे मैं चाइल्ड लेबर को लेकर चल रही हूँ तो आप उसकी प्रॉब्लम लिखो, उसके आफ्टरमैथ इफेक्ट लिखो, उसके आउटकम लिखो, वो सब लिखो। और तीसरे जो हाइलाइट्स फॉर फ्यूचर कोर्स में हाइलाइट्स में आ जाता है, आप ये लिखो कि ऐसे जरा, अगर हम चाइल्ड लेबर की बात करें तो हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे कौन से इनिशिएटिव लिए, कौन से स्टेप्स लिए जिससे चाइल्ड लेबर रुक सके, या व्हाट आर द स्कीम बाय विच, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, इस टाइप की जो स्कीम्स है यू कैन मेंशन इन दैट टॉपिक, दैट व्हाट आर द स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय आवर गवर्नमेंट सो दैट वी शुड नॉट, या आवर कंट्री मस्ट नॉट गो फॉर चाइल्ड लेबर। हाइलाइट्स के पॉइंट में यही आता है। लास्ट में आप कंक्लूजन लिख देते हो, वैसे मैं बताऊँगी अभी। उससे पहले स्टूडेंट्स आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि स्टार्टिंग, हेडलाइन, बायलाइन, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, फर्दर डिटेल और हाइलाइट्स में क्या होता है। इज दैट क्लियर? इफ एनी डाउट एग्जिस्ट इन योर माइंड देन प्लीज लेट मी नो। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। आई विल बी एवर टाइम हैप्पी टू हेल्प यू आउट। अब इसके बाद हम चलते हैं, ये मैं भी आपको अनसीन पैसेज की अभी बताऊँगी। पहले हम एक और मैं आपको बता देती हूँ, स्पीच राइटिंग का ही पार्ट है। जो इंट्रोडक्शन होता है, जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, उसमें सबसे पहले आपका अटेंशन गैदरर होना चाहिए। अटेंशन गैदरर का आपको बड़े टेक्निकल वर्ड्स लग रहे होंगे, बट स्टूडेंट्स दे आर नॉट टेक्निकल, दे आर द सिंपल वर्ड्स ओनली। अटेंशन गैदरर का मतलब होता है आपको सारे जो हियरर होता है, आपके ऑडियंस होता है, आपको उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना पड़ता है, अट्रैक्ट करना पड़ता है, गैदर करना पड़ता है। आप, मेरा जो सजेशन को, एक ऐसी बढ़िया सी प्रोवर्ब लिख दो, एक ऐसी बढ़िया सी कोट लिख दो जिसे सुन के सब लोग आपकी तरफ आए, या जो एग्जामिनर है आपके नोटबुक चेक करे उसे ये लगे कि हाँ भाई बच्चों को कोई प्रोवर्ब तक इससे रिलेटेड आती है, देन ही इज़ अ नॉलेजफुल फेलो। लेकिन बच्चों, अब आप कहोगे कि मैम हम हर चीज़ को कितना याद करें, है ना, कि कितने टॉपिक हम याद करें, ये तो पॉसिबल नहीं है कि टॉपिक तो कोई सा भी आ सकता है, बिकॉज दैट इज़ अनसीन। तो आप ये कह सकते हो कि हम कितना याद करें, तो आपसे अगर बन पाए तो ठीक है, वरना कोई बहुत अच्छे से अट्रैक्टिव से फुल लाइन विदाउट ग्रामर मिस्टेक, ग्रामेटिकल एरर आप उसे लिख देना, ठीक है। फिर सेकंड आ जाएगा आपको प्रीव्यू ऑफ द टॉपिक, फिर तो वो ही, और इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी एज अ स्पीकर। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इंट्रोडक्टरी में क्या क्या आता है। बॉडी भी वैसे मैंने आपको डिस्कस करवा दी। बॉडी में आपको मेन आइडियाज़ बताना होता है अपने टॉपिक के, आपको सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना होता है, आपको ये पॉइंट लिखना होता है कि जो भी आप बोल रहे हो वो सही है। आपको बेसिकली सारे अपने टॉपिक्स को क्लियरली शो करना होता है अपनी बॉडी में। और लास्ट जो हमारा कंक्लूजन होता है उसमें आपको सबका समअप देना होता है कि आपने जो अपना आर्टिकल बोला, आपने जो अपनी स्पीच बोली, उसका क्या समअप है, मीन्स व्हाट इज़ द बेसिक मोटिव फॉर दैट, आपने जो बोला उसका कंक्लूजन क्या है। और लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट यानी थैंक यू, थैंकिंग यू, या योर्स ऑबिडेंटली, योर्स फेथफुली, ये सब लिखना है। तो स्टूडेंट बेसिकली इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन ये पार्ट्स होते हैं इसके। और मैंने आपको फर्स्ट में भी अपना यही बताया कि हेडलाइन, बायलाइन, इंट्रोडक्टरी, फ्यूचर और डिटेल्स और हाईलाइट्स, यही होता है। अगर आप मेरे पॉइंट्स को फॉलो अप करके अपनी स्पीच लिखोगे, आई एम डैम श्योर, अगर आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं की, बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट योर ग्रामेटिकल एरर्स, कोई भी टीचर बच्चे के ग्रामेटिकल एरर की गारंटी नहीं ले सकता, बिकॉज बीइंग द स्टूडेंट्स इन स्टूडेंट लाइफ मिस्टेक्स आर जेन्युइन, स्टूडेंट लाइफ में गलतियाँ होती हैं। बट अगर आपने फॉर्मेट मेरा इस्तेमाल किया देन आई एम डैम श्योर यू विल डेफिनेटली गेट मिनिमम 9 और 9.5 आउट ऑफ 10। सो आपका क्या काम है, इसे नोटबुक में नोट डाउन करिए। ये फॉर्मेट, ये मतलब बॉडी मत करो जैसे इंडियन करी कि बस ये फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट कर लीजिए और साथ में आप ये वाला फॉर्मेट के पॉइंट्स कर लीजिए, क्योंकि ऐसी एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगी, दिस इज़ अ फैक्ट। ओके, तो मैंने 3 टॉपिक बताने थे अपने वीडियो में, तो मैंने अपने ये तो बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि अनसीन पैसेज को
या अनसीन कॉम्प्रहेंशन को, स्पेशली एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। तो टिप्स फॉर सॉल्विंग कॉम्प्रहेंसिव पैसेज, तो पहले टिप्स तो ऑफकोर्स ये होगी, आपने हर ही टीचर से सुनी होगी, रीड द पैसेज थरली, हर पैसेज की रीडिंग करो। कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर ढूंढने लग जाते हैं कि जहाँ क्वेश्चन होगा वहाँ पे हम रुक जाएंगे। नो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नॉट द करेक्ट हैबिट। रीजन बीइंग, आप उससे उस क्वेश्चन का तो आंसर ठीक निकालोगे, बट अगर आपको 100% श्योरिटी के साथ अपने सारे आंसर ठीक निकालने हैं तो आपको फुल पैसेज को रीड करने का 5 मिनट भी नहीं लगते रीड करने में पूरा पैसेज को। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव अ थरो रीडिंग ऑन ऑल द कॉन्टेक्स्ट विच सो एवर इज रिटन इन योर पैसेज। जो कुछ भी लिखा है उसके आपको थरो रीडिंग लगानी होती है, क्विकली, डोंट डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा डिटेल में हिंदिया मत समझो, बस एक थरो रीडिंग लगा लो। थरो मतलब होता है ऊपर ऊपर से, जैसे स्कीमिंग भी कहते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ लो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फोकस ऑन द रेलिवेंट डिटेल्स एंड अंडरलाइन देम विद पेन और पेंसिल। देखो जो आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ खुद ही आ जाता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप मेरा तो ये तरीका मतलब सजेशन है कि आप पहले क्वेश्चंस को देखो ही मत, आपको खुद पता चल जाता है कि विच थिंग्स इज इंपॉर्टेंट एंड विच मस्ट बी इंक्लूडेड इन योर क्वेश्चंस, की कौन सी चीज़ें आपके क्वेश्चंस में इंक्लूड हो सकती है, उसको आप अंडरलाइन कर लो। फिर जब आपने क्वेश्चंस देख लिए, ये पैसेज आपने पढ़ लिया, अंडरलाइन कर लिया, फिर आपने अब क्वेश्चंस देख लिए, अब क्वेश्चंस देखने के बाद वापस जाओ पैराग्राफ को पढ़ने के लिए और फिर उनके आंसर देखो। पहले पैसेज रीड करो, दोबारा उसको अंडरलाइन करो पेन या पेंसिल से उसके इंपॉर्टेंट थिंग्स को, फिर तीसरी बार में आप क्वेश्चन रीड करो, फिर उनके आंसर देखने को। देखो 2-2 मिनट में आपको उनके आंसर मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट, आंसर आपकी कोई लॉजिकल सीक्वेंस में होने चाहिए। लॉजिकल सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, कभी भी ऐसा मत करो कि कभी जैसे 1 to 6 क्वेश्चन है, पहले 4th का आंसर देख लो या 6th का आंसर देख लो या 2nd का आंसर देख लो। नो, वॉट एवर इज द सीक्वेंस इन द क्वेश्चन 1 to 6 ही देखो। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो पैसेज में आंसर्स होते हैं ना, वो भी सीक्वेंस वाइज सिक्वेंटल ही होता है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 90%, अब मैं 100% तो गारंटी नहीं ले रही, पर 90% फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में होता है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर सेकंड पैराग्राफ में होता है। सो फॉलो अप द लॉजिकल सीक्वेंस इन दिस। नेक्स्ट, ट्राई टू राइट डाउन द आंसर इन योर ओन वर्ड। आपको कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पैसेज के आंसर अपने वर्ड्स में लिख नहीं सकते, यू कैन राइट डाउन, बट इफ़ इट इज़ करेक्ट, अगर वो सही हो तो आप लिख सकते हो। अब सबसे बड़ा जो बच्चों को डाउट आता है वो होता है कि वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड मीनिंग, ये सारे जो आंसर्स होते हैं या मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस, उनको क्या किया जाए। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल नीड नॉट टू बी वरी रिगार्डिंग इट, चिंता की कोई बात नहीं होती, उन सबके आंसर्स ऊपर ही होता है। वो मैंने आपको पहली बात कही है, इफ़ यू जस्ट गिव अ थॉरो रीडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू फाइंड आउट द करेक्ट सॉल्यूशन आउट ऑफ इट। सो इफ़ यू डू द थॉरो रीडिंग तो आपको इससे मिल ही जाता है। और जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होता है, देखो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। अगर आपसे कहूँगी बहुत ही ज़्यादा आपके टेक्निकल वर्ड्स आ चाहिए ना, 11th-12th ही तो है, ज़्यादा तो टेक्निकल वर्ड्स आते नहीं है, लेकिन जो आपके होते हैं वो जर्नली होते हैं और उनके आंसर्स आपके पैसेज में ही होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर ये तो थी एक टिप्स। दूसरी टिप्स ये ही होती है कि आप जिस भी स्टेज में अपने क्वेश्चंस कर रहे हो, पहली बार वोकैबुलरी में पजल होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। इन केस ऑफ अगर आपको उसका मीनिंग नहीं भी आता, इन केस ऑफ आपको कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग नहीं भी आता, तो फटाफट कई तो ऐसे स्कूल्स होते हैं जिसमें पैरा लिखे होते हैं कि जैसे सपोज करो स्क्रैंडल है तो उसका मीनिंग पैराग्राफ सेकंड में, तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। और अगर ऐसा नहीं लिखा होता तो आप रीड आउट करो। आपने 2 बार तो ऑलरेडी रीड कर लिया, पहली बार तो रीड कर लिया आपने जब आपने सबसे पहले पढ़ा, और दूसरी बार आपने ऊपर के मतलब जो लेंथियर क्वेश्चन है MCQ करते हुए कर लिया। आपने 2 बार रीड कर ही लिया तो आपको एटलीस्ट इतना तो आइडिया हो ही जाता है, बीइंग द CBSE स्टूडेंट्स, की वेयर इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। और अगर एग्जैक्ट नहीं पता होता तो कम से कम इतना तो आपको आइडिया लग ही जाता है, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, कि इसका मिलता जुलता वर्ड कौन सा होगा। तो आप उसे ध्यान से लिखना करना और फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम इन टाइप के क्वेश्चंस में भी नहीं होगी। तो बस इसकी यही टिप्स थी। बस बात तो यही होती है, कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो, स्कीम करो, ट्वाइस पढ़ो, अंडरलाइन करो और वोकैबुलरी के क्वेश्चन को जल्द से जल्द रीड करो और बस पजल मत हो किसी भी चीज़ में। ये इनकी टिप्स होती है, ठीक है। अब जो आज की मैंने वीडियो में थर्ड चीज़ आपको बतानी थी वो बतानी थी नोट मेकिंग। ये नोट मेकिंग का फॉर्मेट है, मैंने आपको पहले तो खैर कभी बताया नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ अभी कि नोट मेकिंग के फॉर्मेट में फ्रॉम इंग्लिश जोन, एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस फ्रॉम इंग्लिश जोन। तो नोट मेकिंग के फॉर्मेट में क्या होता है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपका टाइटल आता है और टाइटल
आपकी मर्जी आप वैसे बेसिकली हमारा टाइटल कैपिटल में आता है, आप कैप्स में लिखोगे टाइटल को। फिर उसके बाद आप अपने फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पैराग्राफ, उसमें 1.1 1.2 1.3 1.4 पॉइंट्स लिखो। और जो आपका ये होता है सेकंड, जिसे सब टाइटल कहते हैं, वो तो रनिंग में आता है, लेकिन फर्स्ट टाइटल हमेशा हमारा कैप्स में आता है। फिर उसके बाद आपने जब ये लिख लिया, फिर उसके बाद आपका सेकंड होता है, सेकंड पैराग्राफ लिखो, जैसे रोल ऑफ कल्चर ट्रेडिशन एंड रिलीजन होता है। सेकंड पैराग्राफ लिखो, उसके पॉइंट्स लिखो, और इन बिटवीन आप शॉर्ट पॉइंट्स लिखते रहो, जैसे डिफरेंट डॉट, डिस्क्रिप्शन डॉट, रेल डॉट, शॉर्ट जिसे हम एब्रीवेशंस कह सकते हैं, आप वो लिखते रहो, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड पैराग्राफ लिखो, जैसे व्यू ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। और ये आप याद रखो, जो आपको पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स के नीचे ही है, जैसे 3.1 3.2, तो ये 3 बिल्कुल एक ही सिक्वेंस में है, ठीक है। और 4 जैसे फिर सैक्रिलेजन एंड इट्स इफेक्ट, 4.1 4.2 4.3 4.4, ये भी एक सिक्वेंस में ही है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो बेसिकली नोट मेकिंग का फॉर्मेट ऐसा होता है, और आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। आप इस फॉर्मेट को फॉलो अप करना और किसी भी पैराग्राफ के नोट्स बना के देखना। जब आप नोट्स बना लोगे फिर आपको एक काम आता है, कीज टू एब्रीवेशन लिखना। कीज टू एब्रीवेशन में आपके जो शॉर्ट फॉर्म्स आपने लिखे थे वो आ जाते हैं। सीरियल नंबर लिखो, शॉर्ट वर्ड्स लिखो, फुल फॉर्म्स लिखो, यहाँ पे लिखोगे। जब आप ये लिख लेते हो फिर आपकी समरी आ जाती है। समरी वही होती है जो आपने नोट्स बनाया होता है, उसका शॉर्ट वर्ड्स होते हैं वही होते हैं। 3 मार्क्स की समरी होता है, आप इसकी समरी लिख लो। ऐसे करके आपके 8 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखा आपने स्टूडेंट्स, हमने कितनी आसानी से अपने इंग्लिश की 3 चीज़ों को कवर अप कर दिया, जो कि थी हमारी स्पीच राइटिंग, उसके टिप्स, कॉम्प्रहेंसिव पैराग्राफ के एमसीक्यूज प्लस नोट मेकिंग का फॉर्मेट। हमने 3 चीज़ें क्लियर अप कर लिया आज की लेक्चर्स में। होपफुली सो आपको भी समझ आई होगी। सब कुछ अपने नोटबुक में नोट डाउन करना, फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच। कीप राइटिंग, keep learning, keep studying, and be happy.